वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 19 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो ब्लू हेलमेट्स हैं यानी कि यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस में काम करने वाले सोल्जर्स हैं, उनके अगेंस्ट में वायलेंस होता है या कई बार तो उन्हें जान से भी मार दिया जाता है बिकॉज वो ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में या प्लेसेस पर होते ही हैं जहाँ पे सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है और उनका काम पीस मेंटेन करना होता है। लेकिन उसके खिलाफ ये जो भी पीस कीपिंग फोर्सेस में इन्वॉल्व इंडिविजुअल हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार के वायलेंस को रोकने की ज़रूरत है और अगर कोई भी व्यक्ति उनके अगेंस्ट में वायलेंस करता हुआ पाया जाता है तो उसे सख्ती से सज़ा दी जाए। इसके लिए सभी देशों को एक साथ मिलकर सामने आना होगा। चूंकि इंडिया बहुत बड़ी संख्या में पीस कीपिंग फोर्सेस में सोल्जर्स को कंट्रीब्यूट करता है, तो इंडिया इस बात को लेकर कंसर्न्ड भी है। इसी रेफरेंस में इंडिया ने अभी हाल ही में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को तैयार किया है ताकि जो पीस कीपर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में होने वाले क्राइम्स को लेकर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया गया उस दौरान जब इंडिया के पास प्रेजेंट में दिसंबर महीने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है। इसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को को चेयर किया गया है इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल के द्वारा। इसके जरिए जो कि पीस कीपर्स के अगेंस्ट में क्राइम्स होते हैं, हम उसके लिए अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर पाएंगे, हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाएंगे, टेक्निकल असिस्टेंस दे पाएंगे और जो होस्ट स्टेट की अथॉरिटीज़ हैं उन्हें एम्पावर कर पाएंगे कि उन्हें सेफ रखा जा सके अगर वो पीस मेंटेन करने के लिए गए हैं। तो क्या काम होगा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक्टिवली इंगेज होंगे, इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे सेक्रेटरी जनरल के लेवल तक उनके साथ। मेंबर स्टेट्स को ये मदद करेगा ताकि जो भी कंट्रीज पीस कीपिंग फोर्सेस को होस्ट कर रहे हैं, वो अगर कोई व्यक्ति अपराधी है जो उनके खिलाफ क्राइम कर रहा है तो उसे पनिश किया जा सके। इंडिया जल्दी ही इसके लिए एक प्रॉपर डेटाबेस तैयार करेगा जहां पर ब्लू हेलमेट्स के अगेंस्ट में होने वाले क्राइम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये 2 मीटिंग्स साल में ज़रूर कन्वीन करेंगे जहां पर जो इवेंट होगा वहां पर जो परमानेंट मिशन में इन्वॉल्व बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। जो ग्रुप होगा उसे कन्वीन और मॉडरेट किया जाएगा, को चेयर किया जाएगा परमानेंट मिशंस के फॉर्म में। ठीक है, तो जो को चेयर्स होंगे, जो भी देश इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारी लीड लेंगे, इसे मीटिंग्स को कन्वीन करेंगे, मॉडरेट करेंगे। तो ये तो पूरा मामला हो गया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में। चलिए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्वॉट के बारे में है। स्वॉट का फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। नासा ने लॉन्च किया है एक सैटेलाइट जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेगा ना केवल ओशंस की, रिवर्स की, लेक्स की, बल्कि बाकी की वाटर बॉडीज की भी। क्या होगा इसका फायदा? फायदा यह है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो उसका असर कहाँ कितना हो रहा है आप कैसे पता करोगे? कितना एरियल व्यू इकट्ठा करोगे? हर देश अपने अपने हिसाब से अगर ये डेटा कलेक्ट भी कर रहा है तो आप उसे इक्वेट नहीं कर पाओगे, स्टडी नहीं कर पाओगे। दुनिया में कौन सी और कितनी ऐसी लेक्स हैं जिनका साइज रिड्यूस हो गया, कौन से ऐसे रिवर्स हैं जिनका वाटर लेवल या तो घट या तो बढ़ गया, समंदर में क्या बदलाव आ रहे हैं, आप कैसे पता करोगे कि क्लाइमेट चेंज का ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे हो रहा है? इसके लिए हमें यूनिवर्सल लेवल पे डेटा चाहिए, हमें पूरी अर्थ का डेटा चाहिए और तभी हम उसे इक्वेट कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए हमें प्रॉपर साइंटिफिक इक्विपमेंट की ज़रूरत है। इसी रेफरेंस में लॉन्च किया गया है ये सैटेलाइट विद द नेम स्वॉट। स्वॉट का क्या काम होगा? स्वॉट एक एडवांस्ड रडार सैटेलाइट है जिसे इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये हमारे प्लेनेट को 70% एरिया तक कवर करके ओवरसी कर सके। ये हमारा जो मैकेनिक्स है, क्लाइमेट चेंज के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन्हें समझने में और बेहतर तरीके से मदद देगा। जो सैटेलाइट है उसमें एडवांस्ड माइक्रोवेव रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसका इस्तेमाल करके हम ओशंस, लेक्स, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स, इन सभी की डिटेल में मेजरमेंट कर पाएंगे और डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। स्वॉट को किसने बनाया? स्वॉट को बनाया एक तो नासा ने, इसके अलावा सेंट्रल नेशनल डिट्यूट्स स्पेशियल्स यानी कि CNES, कंट्रीब्यूशन कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूके की स्पेस एजेंसी का भी रहा। क्या करेगा ये सैटेलाइट, क्या है इसके फायदे? ये 21 दिन में एक बार, मतलब इट स्वीप्स द प्लैनेट एटलीस्ट ट्वाइस एवरी 21 डेज। हर 21 दिन में ये 2 बार हमारे पूरे प्लैनेट को चक्कर लगा लेगा। सर्कुलेट करते हुए ये वेदर और क्लाइमेट फोरकास्ट में मदद करेगा। जो भी स्केर्स फ्रेश वाटर सप्लाईज हैं या ड्रॉट स्ट्रिकन रीजन्स हैं, उनमें डेटा को स्पेसिफिकली कलेक्ट करेगा। ये रिवर्स को पूरी लेंथ के साथ मेजर कर सकता है 330 फीट की गहराई तक।
और 1 मिलियन लेक्स और रिजर्वायर्स जिनका साइज 5 एकड़ से ज़्यादा बड़ा है, ये उनको ओवरसी करता है और उनका डेटा कलेक्ट कर सकता है। अगर इनमें कहीं भी कोई भी बदलाव आएगा तो हम स्वॉट के डेटा के जरिए मेजर कर पाएंगे, इवेलुएट कर पाएंगे और स्पॉट करके करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। तो ये होगा काम स्वॉट का। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो IHRC के बारे में है। 63rd सेशन अभी IHRC का ऑर्गेनाइज किया गया 18-19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के स्टेट आर्काइव्स में। क्या है ये इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी? देखो नाम से तो बात एकदम समझ में आ रही है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन करने की एक कमेटी है। तो नाम से तो बाकी का बात क्लियर है। इसे 1919 में बनाया गया था। ये ऑल इंडिया लेवल का एक फोरम है जिसमें क्रिएटर्स, कस्टोडियंस और रिकॉर्ड के यूजर्स शामिल होते हैं। इसे तैयार किया गया है ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस किया जा सके उन सभी इश्यूज से एसोसिएटेड जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कनेक्टेड हैं। फर्दर इन रिकॉर्ड्स को कैसे मैनेज किया जाए और हिस्टोरिकल रिसर्च में इनका इस्तेमाल कैसे हो सके, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने का काम IHRC करता है। इसका सेक्रेटेरिएट है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, न्यू दिल्ली में, जो कि सेक्रेटेरिएट है इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी का भी। जो IHRC है इसे हेड किया जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा और इसमें 134 मेंबर्स भी होते हैं, 134 मेंबर्स। ये मेंबर्स अलग अलग स्टेक होल्डर्स से आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनीज होते हैं, स्टेट एंड यूटीज़ के जो आर्काइव्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और लर्न्ड इंस्टीट्यूशंस के भी मेंबर्स इसका हिस्सा होते हैं। IHRC के अभी तक टोटल 62 सेशंस हो चुके हैं और अभी जिस सेशन की हम बात कर रहे हैं ये इसका 63rd सेशन है। तो ये तो पूरा मामला हो गया IHRC के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। हमारा अगला आर्टिकल ऑड रेडियो सर्कल के बारे में है। ऑड मतलब कुछ अजीब, रेडियो सर्कल मतलब सर्किल में दिखने वाला कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी में ही दिखता है और ये ऑड है। ये ऑड क्यों है, पहले तो नाम पे चलिए, बाकी तो मामला समझ में आ ही जाएगा। इसे नाम दिया गया है ऑड रेडियो सर्किल। सर्किल का मतलब ये है कि ये कुछ सर्किल में दिखने वाला कोई ऑब्जेक्ट है। ये रेडियो सर्किल है क्योंकि ये केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी में दिखता है। इससे कोई ऑप्टिकल लाइट रिलीज नहीं होती, कोई एक्सरे नहीं निकलता, कोई गामा रेज नहीं निकलता, कोई इंफ्रारेज नहीं निकलती। मतलब कुल मिला के अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपको रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। और ये ऑड है। ऑड ये क्यों है? क्योंकि इसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्या है ये एग्जैक्टली क्या है, इसका सेंटर कहाँ है, ये किस चीज से बना है, वी डोंट नो। ऐसा नहीं कि हम बहुत पहले से इसके बारे में जानते रहे हैं। 2019 में हमने पहली बार ऑड रेडियो सर्कल्स को देखा और अभी तक हमें ऐसे 5 ऑड रेडियो सर्कल्स दिख चुके हैं और हमें नहीं पता कि ये क्या है। ये छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, इनका साइज कुछ लाइट ईयर्स में हो सकता है या ये कुछ मिलियन लाइट ईयर्स में हो सकते हैं। इनका साइज हमारी पूरी गैलेक्सी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है और ये ऐसे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, दिखते नहीं हैं, पता नहीं चल रहा है क्या है और हम बहुत परेशान हैं कि इनको कैसे स्टडी किया जाए। रिसर्चर्स लगातार इस पे काम कर रहे हैं 2019 के बाद से ही, जब से हमने इन्हें पहली बार डिटेक्ट किया। क्योंकि कोई विजिबल लाइट एमिट नहीं करते तो दिखते भी नहीं है। रेडियो फ्रिक्वेंसी से हम हमेशा एक्सप्लोरेशन कर नहीं रहे होते, तो कुछ एक्सप्लोरेशंस के दौरान जो रेडियो फ्रिक्वेंसी से किए जा रहे थे ये हमें दिख गए। तो हमारा ध्यान गया कि अच्छा, यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो किसी और प्रकार की फ्रिक्वेंसी रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, वो केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी ही रिलीज कर रहे हैं। जैसे कोई ब्लैक होल है या फिर मान लीजिए कि कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है, तो वहाँ पे मल्टीपल वैरायटीज़ की एनर्जी निकलती हैं। विजिबल लाइट भी निकलती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है, इसके अलावा एक्स रे, गामा रे, इन्फ्रारेड तो जो इन्फ्रारेड है वो भी निकल रहा है, तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं, दिख जाते हैं। लेकिन अब ऐसे सर्किल्स कैसे पता चलेंगे ये क्या है? कुछ रिसर्चेस अभी हाल फिलहाल में आई हैं जिन्होंने कुछ बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है और रेडियो सर्कल्स के बारे में। हम परेशान तो 2019 से ही हैं कि है क्या ये, जिसके मदद से हमें कुछ सब्सटेंशियल मिला है। अभी इतना भी सब्सटेंशियल नहीं है कि डिस्कस करें, बट इस रेफरेंस में ये ऑड रेडियो सर्कल्स न्यूज़ में आ गए हैं। इन डेटास को कलेक्ट करने के लिए हमने मोस्ट सेंसिटिव इंटरनेशनल रेडियो टेलीस्कोप्स का सहारा लिया है। ऑड रेडियो सर्किल बहुत ही बड़े अनएक्सप्लेन्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो केवल रेडियो वेवलेंथ में ही दिखते हैं। ये हाईली सर्कुलर होते हैं और ब्राइटर होते हैं अपने एजेस पे, लेकिन इनकी ब्राइटनेस ऑप्टिकल लाइट की नहीं है जो आपको दिखेगी। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी में ही जो इनकी ब्राइटनेस है वो आप डिटेक्ट कर पाओगे। जो ORC का कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी में ही दिखते हैं और किसी भी प्रकार का रेडिएशन ये एमिट ही नहीं कर रहे हैं, यही इनकी प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स 1 मिलियन लाइट ईयर्स के पूरे रीजन में भी फैले हो सकते हैं, जो हमारे मिल्की वे से 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इन्हें मिस्टीरियस कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स को आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है। जो भी हमारे पास
एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिनाज अभी तक नोन है, उनमें और रेडियो सर्कल्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है, एंड वी जस्ट ट्राइंग टू नो। हमने सबसे पहले तो इन्हें जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, या इसके पहले कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके जरिए डिटेक्ट किया था, और साउथ अफ्रीका के। अभी जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, हम उससे इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। जो GMRT है, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इंडिया का, और लो फ्रिक्वेंसी एरे लोफर नीदरलैंड्स का, उसके जरिए हम और रेडियो सर्कल्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ORCs का ओरिजिन क्या है? सच बताऊं तो एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है कि ORC का ओरिजिन क्या है, अंदाजा लगा रहे हैं केवल। अंदाजा ये है कि जो थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवाज होते हैं, जो किसी एक्सप्लोजन से ट्रिगर हो जाते हैं, ये उनके रेमिनेंट्स हैं जो बचे रह गए हैं। जो व्हाइट डॉर्फ स्टार्स होते हैं किसी भी बाइनरी सिस्टम में, जहां पे 2 स्टार्स हो जिनका साइज 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन हो, वो जब आपस में टकरा के एक्सप्लोड कर रहे हैं, तो उनका जो रेमिनेंट है वो ORC है, वही और रेडियो सर्कल के फॉर्म में बचा हुआ है जो दिख नहीं रहा है। बट सच में यही है कि नहीं है हमें पता नहीं है, इट्स जस्ट अ गेस, बस ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन पूछा था UPSC ने कि आखिर हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में ही क्यों मेजर करते हैं। सही जवाब ये है कि बिकॉज लाइट की स्पीड बदलती नहीं है, हमेशा सेम ही रहती है, तो इसलिए लाइट की स्पीड से हम एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये तो पूरा हो गया ये ऑड रेडियो सर्कल्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इक्की जात्रे के बारे में है। केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है थैनल। उन्होंने इक्की जात्रे ऑर्गेनाइज किया। क्या है ये? फेस्टिवल है, त्योहार है, ठीक है। ट्राइबल एरियाज में इन्होंने 300 क्लाइमेट रेजिलिएंट जो वैरायटीज हैं ट्रेडिशनल राइस की, उनको शोकेस किया है, दिखाया है कि देखो ये राइस की ऐसी वैरायटीज है जिनको आप उगा सकते हो, और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है, खराब क्लाइमेट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव का जो ऑब्जेक्टिव है, जो केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने काम शुरू किया था कि हम राइस की ऐसी वैरायटीज को कंजर्व करेंगे जो ट्रेडिशनल वे में उगाई जाती थी और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हार्श होने में भी खुद को बेयर कर सकती हैं। जो फेस्टिवल है ये नॉलेज शेयरिंग और को क्रिएशन ऑफ नॉलेज पर बेस्ड है, कि लोग जो आएंगे, ट्राइबल फार्मर्स, एक्सपर्ट्स, हम उनको बताएंगे कि देखो इस प्रकार की भी राइस की वैरायटीज एग्जिस्टेंस में हैं। ज़्यादातर वैरायटीज जो यहाँ पे शोकेस की जा रही हैं वो केरला, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। ये जो ट्रेडिशनल राइस की वैरायटीज हैं इसमें कुछ वियतनाम, थाईलैंड से भी लाई गई हैं। एक कैंपेन चल रहा है, सेव आवर राइस कैंपेन। इसके जरिए हम डाइवर्स राइस कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नॉलेज और फूड सिक्योर, जो फूड सॉवरेनिटी है उसे इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हर कंट्री के पास अपने फूड को उगाने की या उसे सिक्योर करने की कैपेसिटी हो। ये पूरा कैंपेन 2004 में शुरू हुआ था। इसके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। इसमें हमें कम्युनिटी RDB स्टैब्लिश करने हैं, यानी कि राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक्स, सीड बैंक बनाने हैं, ताकि हम जो इंडिजिनियस वैरायटी है पैडी सीड्स की उनको बचा सके। लोगों को अवेयर करना है राइस की डाइवर्सिटी के बारे में। हमें एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग करनी है राइस इकोसिस्टम में, मतलब ऐसी फार्मिंग जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाती हो। इसमें हम इंडिजिनियस सीड्स का ही इस्तेमाल करेंगे। हम एक्टिव डिस्कशन करेंगे मीडिया में भी इंडिजिनियस सीड्स के बारे में, ताकि लोग एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग को लेकर थोड़े अवेयर हो जाएं। अब आपको लग रहा होगा ये क्या चावल चावल कर रहे हैं, क्या चावल से क्वेश्चन आ जाएगा क्या? अरे आ नहीं जाएगा, आ गया था। 2022 में क्वेश्चन आया था। पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सी क्रॉप की वैरायटी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों रिलीज करती है, और सही जवाब इसका राइस ही था। तो क्वेश्चन क्या आएगा पता नहीं, आ सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए भी आप तैयार ही रहिए, ठीक है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पाणिनि जी के बारे में है। इनफैक्ट पाणिनि जी के बारे में नहीं, बल्कि उन पे की गई एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिसर्च के बारे में है। पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है उस किताब में ग्रामेटिकल प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चल रही थी। उस ग्रामेटिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई निकाल नहीं पा रहा था। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है एक इंडियन PhD स्टूडेंट ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अपनी PhD कर रहे थे। इन्होंने 5th सेंचुरी के जो स्कॉलर है, 5th सेंचुरी BC के स्कॉलर पाणिनि, उनके संस्कृत में ये जो एक रूल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता था उसे अभी रिजॉल्व कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा वो रूल कॉन्फ्लिक्ट क्या था, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको पाणिनि के बारे में बताता हूं। पाणिनि एक बहुत ही प्रोमिनेंट संस्कृत फिलोलॉजिस्ट, ग्रामेरियन और स्कॉलर रहे एंशिएंट इंडिया के। ये आज से 2500 साल पहले थे, 2500 साल पहले। 6th to 4th सेंचुरी BCE में ये कभी हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये गांधार से हुआ करते थे, और इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं तक्षशिला यूनिवर्सिटी से भी था। इन्होंने अपनी किताब लिखी। इनकी किताब का नाम है अष्टाध्यायी। उनकी किताब के बारे में बात करेंगे। इनकी जो जब से हमें अष्टाध्यायी के बारे में पता चला, यूरोपियन स्कॉलर्स बड़े इंटरेस्टेड रहे हैं कि ये इतनी स्कॉलरली बुक इतनी पहले कैसे लिखी गई। जो पाणिनि हैं उन्हें फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट माना जाता है। लिंग्विस्टिक्स के फादर के तौर पे भी एक्नॉलेज किया जाता है, जिन्होंने भाषाओं को जन्म दिया, लैंग्वेजेस को जन्म दिया। उनकी सबसे फेमस किताब है, टेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी एक सूत्रा स्टाइल ट्रिटाइज है, जिसमें सूत्र लिखे गए हैं, संस्कृत के सूत्र,
और जो संस्कृत के सूत्र हैं वो क्या हैं, वो एक्चुअली में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं संस्कृत ग्रामर के, जो वर्सेस या रूल्स के फॉर्म में हैं। इनकी जो किताब है, मतलब ये लिंग्विस्टिक्स, सिंटेक्स या सिमेंटिक्स, जो एक्चुअली में रूल्स को एक्सप्लेन करने में कैपेबल हैं, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एकदम सीधा कहता हूँ, इसमें ग्रामर के रूल्स लिखे गए हैं, और जो ग्रामर के रूल्स हैं इन्हें 8 चैप्टर्स में लिखा गया है, और 8 चैप्टर्स में इनकी किताब में लगभग 4000 रूल्स हैं। 4000 रूल्स हैं इनकी किताब अष्टाध्यायी में, और ये इनकी मतलब जो हमारा वेदांग है उसका व्याकरण ब्रांच का भी एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। जो इनकी किताब है, जब भी देखिए किताबें होती है उनके ऊपर कमेंट्री लिखी जाती है, कमेंट्री को टीका बोलते हैं। आपने गीता के ऊपर भी टीका देखी होगी, महाभारत रामायण के ऊपर भी टीका देखी होगी या कमेंट्री देखी होगी। तो जो कमेंट्रीज होती हैं वो एक्चुअली में ओरिजिनल टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो इनकी किताब चूंकि इतनी बढ़िया है कि इसमें बहुत सारी कमेंट्रीज हुई हैं। जो अर्लियर कमेंट्रीज हुई हैं उन्हें जो पहली कमेंट्री की गई थी इनकी किताब पे वो कात्यायन ने की थी। जो फर्स्ट कमेंटेटर थे पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब के वो कात्यायन थे, और गड़बड़ी भी कात्यायन ने ही करी है। जो सबसे फेमस एक्सप्लेनेशन है उनकी किताब का या जो कमेंट्री है वो पतंजलि का महाभाष्य है। पतंजलि का जो महाभाष्य है वो अष्टाध्यायी के ऊपर लिखी गई ही एक कमेंट्री है। इस किताब ने जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं उन्हें भी अट्रैक्ट किया और उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज तैयार की हैं। तो अष्टाध्यायी के बारे में आपको इतनी बेसिक बात तो समझ में आ गई कि ये एक किताब है जिसमें ग्रामर के रूल्स हैं। ये ग्रामर के रूल्स 4000 हैं और ये सूत्रों के स्टाइल में लिखे गए हैं, संस्कृत के श्लोक के रूप में लिखे गए हैं। ये जो श्लोक के रूप में यानी कि सूत्रों के रूप में ये अष्टाध्यायी में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये सीक्वेंस में लिखे गए हैं। यानी कि जो पहला सूत्र है उसके बाद आप जो दूसरा सूत्र पढ़ रहे हैं ये पहले वाले से लिंक्ड है। अगर आपने पहले वाले सूत्र को नहीं समझा तो आपको दूसरा वाला समझ में नहीं आएगा, और जब आप दूसरे वाले सूत्र को पढ़ रहे हैं तो पहले वाले सूत्र से लिंकेज आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और यही काम आपको तीसरे वाले में करना पड़ेगा। और यही एक ऐसी चीज है जो अष्टाध्यायी को कॉम्प्लेक्स बनाती है, क्योंकि ये जो दूसरा सूत्र आप पढ़ रहे हो ये पहले वाले सूत्र से कैसे लिंक्ड है ये समझ पाना मुश्किल है, और अगर आपने इसे समझ भी लिया तो उसके बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये बड़ी मुश्किल आ जाती है। अब आपको एक सवाल मन में आ रहा होगा कि आखिर ये ग्रामर के रूल्स तैयार क्यों किए गए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इन ग्रामर के रूल्स का ऑब्जेक्टिव ये है तैयार करने का कि आप जो 2 एग्जिस्टिंग वर्ड्स हैं उनको मिलाकर एक नया वर्ड कैसे बनाएंगे। जब आप 2 एग्जिस्टिंग वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनाना चाहते हैं तो जब आप उन्हें दोनों वर्ड्स को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, और उसे जोड़ते वक्त आप कौन से रूल्स इंप्लीमेंट करोगे कि आपका नया वर्ड बने और वो सही वर्ड बने। ऐसा करने के लिए आपको अष्टाध्यायी के जो फॉर्मूलाज हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए इसे एक लैंग्वेज मशीन की तरह देखा जाता है। अष्टाध्यायी किताब को एक लैंग्वेज मशीन की संज्ञा दी जाती है कि एक मशीन है जिसमें फॉर्मूलाज है जिनका इस्तेमाल करके आप नए नए वर्ड्स बना सकते हो। और यहीं पर आ रही थी प्रॉब्लम। वैसे तो अष्टाध्यायी के जो फॉर्मूलाज हैं वो सिंपल हैं, मतलब आप 2 वर्ड्स को जोड़ना चाहते हो तो जो बेस वर्ड है और उसके बाद जो आप एडिशनल वर्ड जोड़ रहे हो इनको जब जोड़ोगे तो नया वर्ड कैसे बनेगा, मतलब इसके लास्ट में जो है और इसके पहले जो है इसको जोड़ने के बाद सिनर्जाइज होकर कौन सा वर्ड बनेगा जो इस कंप्लीट वर्ड को कंप्लीट कर देगा। इन जनरल ऐसा हो जाता है, दिक्कत नहीं होती। जब आप 2 वर्ड्स को जोड़ते हो तो देखते हो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी में आपको उसका एक फॉर्मूला मिल जाता है, आप उस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करके नया वर्ड बना लेते हो। प्रॉब्लम कहां होती है, प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप 2 वर्ड्स को ऐड कर रहे हो और वहां पर अष्टाध्यायी में आपको एक से ज्यादा फॉर्मूला मिल रहा है, मतलब आपको 2 फॉर्मूला मिल रहा है उन दोनों वर्ड्स को जोड़ के नया वर्ड बनाने के लिए, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्मूला लगाएं कौन सा, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि दोनों फॉर्मूला सही लग रहा है। और अगर आप एक फॉर्मूला लगाओगे तो दूसरा वर्ड बन जाएगा, दूसरा लगाओगे तो दूसरा बन जाएगा। अब ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी। इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है रूल कॉन्फ्लिक्ट। रूल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जब आप 2 वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बना रहे होते हो तो अष्टाध्यायी के एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। इन जनरल 2 फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा होता है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, और अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लगाएं कि सही वर्ड बने। आपको क्या लगता है, क्या पाणिनि को यह बात पता नहीं थी क्या कि उनके कई सारे वर्ड्स ऐसे बनेंगे जो रूल कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, और वहां पर जब कोई व्यक्ति फॉर्मूला लगाएगा तो एक से ज्यादा फॉर्मूला लगने लग जाएगा और फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। पाणिनि को यह बात पता थी और इसीलिए उन्होंने एक मेटा रूल तैयार किया। मेटा रूल का मतलब यह है कि जब कभी आप एक नया वर्ड बना रहे हो 2 वर्ड्स को जोड़कर और आपको रूल्स में समझ में ना आए कि 2 में से कौन सा लगाना है तो ये करो। उन्होंने क्या बोला कि क्या करो, उन्होंने जो मेटा रूल बनाया उसे भी संस्कृत में ही लिख दिया, और जो चूंकि संस्कृत वाज द लैंग्वेज दैट वाज बीइंग यूज्ड, तो वो जो मेटा रूल बनाया गया जो एक्चुअली में इस प्रकार की प्रॉब्लम में गाइड कर रहा था, वो रूल ये है, दैट इज विप्रति सेधि परम कार्यम। ये मेटा रूल है जिसको पाणिनि ने दिया, जिसका इस्तेमाल करके आप जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन विप्रति सेधि परम कार्यम का मतलब क्या है ये कैसे पता चले। अब
पहली बार जब कात्यायन ने कमेंट्री लिखी तो उन्होंने विपत्ति सीधी परम कार्यम को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जब दो रूल्स एक साथ एप्लीकेबल हो रहे हों तो यहां विपत्ति का मतलब है बाद में, मतलब कि अष्टाध्यायी किताब में जो रूल बाद में आया हो सीक्वेंस में नंबर वाइज, आप बाद वाला रूल इस्तेमाल करिए और नया वर्ड बना लीजिए। यही विपत्ति सीधी परम कार्यम का मतलब एक्सप्लेन किया गया कात्यायन के द्वारा, और इसी रूल को आज से 2500 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है नए नए वर्ड्स को बनाने के लिए। जब भी कहीं रूल कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जो किताब में, जैसे मान लीजिए किताब में सिंपल करके बताता हूं कि एक रूल नंबर 10 है और दूसरा रूल नंबर 50 है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा यूज करना है, तो विपत्ति सीधी परम कार्यम क्या बोलता है कात्यायन के अकॉर्डिंग कि 50 नंबर वाला फॉर्मूला लगाओ, जो सीक्वेंस में बाद में है वो यूज करो। 50 नंबर फॉर्मूला और 80 नंबर फॉर्मूला में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो 80 नंबर वाला लगाओ। 90 नंबर और 110 नंबर वाले फॉर्मूला में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो 110 वाला लगाओ, जो बाद में आया है उसको यूज करो और नया वर्ड बना लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कई सारे वर्ड्स जब इस फॉर्मूले को इसी सीक्वेंस में, मतलब जो बाद वाला नियम है उसको लगा के बनाया जाता था तो सही वर्ड बनता ही नहीं था, और जब सही वर्ड नहीं बनता था तो ये लोग हो जाते थे परेशान। ये कहते थे कि कैसे, क्योंकि सही वर्ड तो कई सारे टेक्स्ट में अवेलेबल है ना, सही वर्ड कई सारे टेक्स्ट में अवेलेबल है, वेदों में पुराणों में अवेलेबल है, लग रहा है कि जो वर्ड बन रहा है वो सही नहीं बन रहा है। तो ये लोग क्या बोलते थे कि ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है और इस वर्ड को जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है और विपत्ति सीधी परम कार्यम उसमें लागू नहीं हो रहा है। ये लोग ये बोल के उसे एक्सेप्शन बता के निकल जाते थे। लेकिन ये बात इन रिसर्च स्कॉलर को खटक रही थी, बहुत सारे लोगों को खटक रही थी कि इतनी बढ़िया किताब लिखी है पाणिनि ने, आखिर ये लूप होल कैसे रह गया कि जब रूल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो विपत्ति सीधी परम कार्यम उस पर लग क्यों नहीं रहा है। इन रिसर्च स्कॉलर ने क्या किया है, इन्होंने विपत्ति सीधी परम कार्यम को अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और वहां पर उन्होंने जो कात्यायन का एक्सप्लेनेशन है उसे गलत साबित किया है। दैट्स वाई ये रिसर्च रिमार्केबल है। उन्होंने कहा कि विपत्ति सीधी परम कार्यम में जो विपत्ति वर्ड है इसका मतलब एक्चुअली में बाद में नहीं है, बल्कि इसका मतलब है दाहिना, राइट। उन्होंने कहा कि जो फॉर्मूला राइट में है आपको उसे यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक शब्द बनाना चाहते हैं मंत्रों के द्वारा, अब आपको मंत्रों के द्वारा बोलना है तो इसमें 3 वर्ड यूज हो रहे हैं, लेकिन आप मंत्रों के द्वारा ये कहने के लिए बाय दी मंत्राज एक वर्ड बनाना चाहते हैं तो आपने 2 वर्ड्स को जोड़ा, एक मंत्र और दूसरा भिस। मंत्र का मतलब मंत्र और के द्वारा के लिए जो वर्ड है दैट इज भिस। जब आपने मंत्र और भिस को जोड़ा तो मंत्रों के द्वारा बन जाएगा। अब मामला यह है कि मंत्र और भिस को जोड़कर जो हमें एक वर्ड बनाना है जो रिप्रेजेंट करेगा मंत्रों के द्वारा, उसमें मंत्र और भिस को जोड़े कैसे। अब यहां पे हमने रूल्स को देखा तो मंत्रा के लिए जो रूल बनता है दैट इज 7.3 और भिस के लिए 7.1। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, यूपीएससी का पूछेगा नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपको वैसे भी जानना चाहिए कि इतना टेक्निकल है पाणिनि का टेक्स्ट जो ग्लोबल लेवल पर रिमार्केबल है। अब देखिए विपत्ति सीधी परम कार्यम के अकॉर्डिंग जो रूल बाद में आया आप उसे इंप्लीमेंट कर दो। 7.1 ये पहले आया है, 7.3 बाद में है, 1 के बाद 3 आएगा ना 7.3, तो इनके हिसाब से जो 7.3 नंबर का रूल है जो कन्वेंशनल कात्यायन ने बोला 7.3 वाला रूल लगा दो। 7.3 वाला रूल क्या बोलता है, 7.3 वाला रूल ये बोलता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ए आए और उसे आपको बी एच भ से जोड़ना हो, भ बी एच तो ऑब्वियसली वो संस्कृत है तो बी एच नहीं आएगा, भ आएगा। अगर किसी शब्द के लास्ट में अ आ रहा है और आपको उसको भ से जोड़ना है तो आपको क्या करना है, आपको उसे ए में कन्वर्ट कर देना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें वर्ड मिलता है मंत्री भी। ये गलत है, ये गलत है। हमें कई सारे टेक्स्ट में मंत्री भी वर्ड नहीं मिलता, हमें जो वर्ड मिलता है दैट इज मंत्रय, हमें मंत्रय वर्ड मिलता है। और जो कात्यायन ने फॉर्मूला बताया विपत्ति सीधी परम कार्यम का कि जो रूल बाद में दिया गया है उसका इस्तेमाल करके वर्ड बना लो तो मंत्री भी बन रहा है, और ये गलत है। इन्होंने क्या बोला, जो दाहिनी तरफ है उसको यूज करो। तो दाहिनी तरफ कौन सा है, 7.1 यूज करो। जब हमने 7.1 यूज किया तो ये था कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ए आता है और आपको उसको भिस से जोड़ना है तो आप उसे ए में कन्वर्ट कर दो, और जब हमने ए में कन्वर्ट किया तब हमें जो वर्ड मिला दैट इज मंत्रय। ये सही वर्ड है जो हमें कई सारे टेक्स्ट में मिलता है। और ऐसे उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल देकर साबित किया कि यहां पे विपत्ति सीधी परम कार्यम का मतलब बाद वाला नियम नहीं है बल्कि दाहिनी ओर वाला नियम है, और इससे जो रूल कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो गया। और ये बहुत ही रिमार्केबल रिसर्च है जो अभी हाल ही में की गई है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूं।
पाणिनि को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड माना जाता है जिन्होंने लैंग्वेजेस को बिल्ड किया। 25 साल पहले जिन्होंने एल्गोरिदम डिकोड किए लैंग्वेज बनाने के लिए, वो आज भी सरप्राइज करते हैं लोगों को। इसीलिए उनकी टेक्स्ट को, उनकी किताब को लैंग्वेज मशीन कहा जाता है, जहां पे आप संस्कृत वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि पाणिनि को ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट के तौर पर देखा जाता है। पाणिनि का जो वर्क है उसे ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट के तौर पर एक्नॉलेज किया जाता है अष्टाध्यायी को। तो ये तो पूरा आर्टिकल पाणिनि के ऊपर था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो रूल्स में अभी जो निकल के आया है मैंने आपको वो भी बता दिया। ताल छापर सेंचुरी। ताल छापर जो ब्लैक बक सेंचुरी है राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, उसके आसपास का जो इको सेंसिटिव जोन है उसके एरिया को कम करने की बात चल रही थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, बोला आप एरिया कम नहीं करोगे। तो एक प्रोटेक्टिव कवर मिल गया है अभी के लिए। इसी रेफरेंस में ताल छापर सेंचुरी न्यूज में आई है। ये सेंचुरी ब्लैक बक्स का होम है। राजस्थान में कई सारी वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं जो यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पे आपको ये जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट में भी फैला हुआ है, जो थार है वहाँ पर भी, और एक यूनिक इकोसिस्टम है जहाँ पे कई सारे लोगों के लिए एक बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन भी ये बन जाता है। कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं, सबके नाम आपको याद नहीं रहेंगे, लिखा है तो बोल देता हूँ। हैरियर है, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है, टॉनी ईगल है, शॉर्ट टोड ईगल है, स्पैरो, लिटिल ग्रीन बी ईटर्स, ब्लैक इबिस और डेमोजेल क्रीन्स, ये सब कई सारे नाम हैं। बाकी डेजर्ट फॉक्स और डेजर्ट कैट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये तो कुछ आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए, रिवीजन कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रेटजिक ग्रुपिंग है चाइनीज डोमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए, एकदम गलत है साफ साफ। ये जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनके लिए है। स्वॉट इसरो ने डेवलप किया है, एकदम गलत है। नासा और बाकी की एजेंसीज ने डेवलप किया है। IHCR यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर इसे हेड करते हैं, सही बात है। ताल छापर सेंचुरी उड़ीसा में है, एकदम गलत है। अभी डिस्कस किया, राजस्थान में है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।